नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया की बात करने वाले हैं जो हमारे बिल्कुल अंदर है, पर दिखती नहीं। आज का ये विश्लेषण कोशिका यानी सेल पर आधारित है, जिस पर पूरा जीवन टिका है। ये सिर्फ एक बायोलॉजी का टॉपिक नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक संपूर्ण, जीवंत और लगातार काम करती हुई एक दुनिया है। जरा सोचिए, क्या हमने कभी कल्पना की है कि हर जीवित प्राणी के अंदर एक पूरा का पूरा काम करने वाला शहर बसा हुआ है? एकदम सच में। बड़ी बड़ी इमारतों और सड़कों वाले शहर तो हम सबने देखे हैं, लेकिन हमारे शरीर के भीतर एक अदृश्य, बहुत ही छोटा महानगर बिना रुके काम कर रहा है। आज हम इसी जटिल शहर के एक वर्किंग डे की सैर पर निकलने वाले हैं। चलिए सबसे पहले उस दौर में चलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ, यानी जीवन की उत्पत्ति। आखिर इस छोटे से शहर की पहली दीवारें समय की शुरुआत में खड़ी कैसे की गई थीं? अक्सर हम सुनते हैं कि जीवन की शुरुआत समंदर में हुई थी, है ना? लेकिन वैज्ञानिक रिसर्च एक अलग ही कहानी बताती है। जीवन की शुरुआत शायद उबलते हुए छोटे गर्म झरनों में हुई थी। भारत के लद्दाख में जो पूगा घाटी के गर्म झरने हैं, वे बिल्कुल वैसे ही हैं जैसी हमारी पृथ्वी लगभग 3.5 अरब साल पहले हुआ करती थी। और यहीं पर सबसे पहले गर्मी पसंद करने वाले बैक्टीरिया पनपे थे, जिन्हें हम थर्मोफाइल्स कहते हैं। तो उस शुरुआती दौर में पहली कोशिका आखिर बनी कैसे? हुआ कुछ यूं कि इन गर्म झरनों के आसपास कैल्शियम कार्बोनेट बहुत तेजी से जमा होने लगा। इस मिनरल की परत ने शुरुआती ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सूरज के खतरनाक रेडिएशन से बचाया, और बस इसी सुरक्षा कवच के अंदर पहली झिल्ली यानी मेम्ब्रेन का निर्माण हुआ। हम कह सकते हैं कि यही उस शहर की पहली सुरक्षात्मक दीवार थी, जिसने एक असली सेल को जन्म दिया। अब जब शहर बस ही गया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सूक्ष्म शहर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। लेकिन एक मुश्किल थी। इंसानी आंखें 0.1 मिलीमीटर से छोटी चीज देख ही नहीं सकती हैं। मतलब ये पूरा शहर हमारे लिए पूरी तरह अदृश्य था। इसीलिए माइक्रोस्कोप्स, चाहे वो लाइट हो या इलेक्ट्रॉन, उनका आविष्कार एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। फिर साल आया 1665, जब रॉबर्ट हुक ने अपने बनाए माइक्रोस्कोप से कॉर्क के एक टुकड़े को देखा और पहली बार इन छोटी संरचनाओं को खोज निकाला, जिन्हें आज हम सेल कहते हैं। अब इस शहर की सुरक्षा बहुत कड़ी है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है और एकदम मेन गेट की तरह काम करती है। इसे हम सेलेक्टिव परमिएबिलिटी कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के जरिए ये गेट बड़ी सख्ती से तय करता है कि शहर के अंदर क्या आएगा और क्या बाहर जाएगा। कोई भी बिना परमिशन अंदर नहीं आ सकता। वैसे कुछ शहरों को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की भी जरूरत होती है, जैसे पौधे, फंगी और बैक्टीरिया के सेल। इनकी मेम्ब्रेन के बाहर एक और मजबूत दीवार होती है, जिसे सेल वॉल कहते हैं। अब क्योंकि ये बेचारे मौसम खराब होने पर भागकर कहीं छिप तो सकते नहीं, इसलिए ये कड़ी बाहरी दीवार ही उन्हें तेज हवा, बारिश और खराब मौसम से बचाती है और उनके स्ट्रक्चर को एकदम फिक्स रखती है। अगर हम इसके विकास को देखें तो हमें दो तरह के सिस्टम मिलते हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक सेल, जो बिल्कुल एक साधारण गांव की तरह है। यहाँ कोई फिक्स्ड कंट्रोल रूम नहीं है और जेनेटिक मटेरियल बस ऐसे ही खुले में रहता है। दूसरी तरफ है यूकैरियोटिक सेल, जो एकदम आधुनिक और जटिल महानगर है। इसमें प्रॉपर मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस होता है और अलग अलग काम करने वाले स्पेशलाइज्ड म्युनिसिपल डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो चलिए अब इस महानगर के अंदर चलते हैं और एक व्यस्त वर्किंग डे की रफ्तार को महसूस करते हैं, जहां सारी डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ बेहतरीन तालमेल में काम कर रहे हैं। इस शहर का लेआउट समझना बहुत आसान है। इसके 3 मुख्य भाग हैं: झिल्ली यानी बाउंड्री, न्यूक्लियस जो इसका कंट्रोल रूम है, और इन दोनों के बीच फैला हुआ साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म बिल्कुल एक बहुत बड़े शहरी मैदान की तरह है, जहां सभी स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स, जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं, अपना रोज का कामकाज संभालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस शहर के सिटी हॉल की, यानी न्यूक्लियस की। ये पूरे शहर का मास्टर कंट्रोल रूम है। इसी के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, जो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ये डीएनए इस शहर का मास्टर ब्लूप्रिंट है। इसमें सारी जानकारी होती है कि शहर को कैसे काम करना है और आगे आने वाली पीढ़ियों को क्या निर्देश देने हैं। लेकिन बिना बिजली के कोई शहर कैसे चलेगा? यही एंट्री होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। ये इस शहर का अपना पावर हाउस है।
ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन के जरिए ग्लूकोज को तोड़ता है और पूरे शहर को चलाने के लिए एटीपी यानी एटीपी के रूप में जरूरी एनर्जी सप्लाई करता है। सीधी सी बात है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं तो सारा काम ठप। एनर्जी तो मिल गई, अब बारी आती है ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर को आप इस शहर का एक बहुत ही जटिल हाईवे सिस्टम समझ लीजिए। इसका एक हिस्सा खुरदुरा यानी रफ होता है क्योंकि उस पर राइबोसोम चिपके होते हैं। ये राइबोसोम दिन रात प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्रियों की तरह काम करते हैं। और दूसरा हिस्सा होता है स्मूथ ईआर, जहां राइबोसोम नहीं होते पर यह शहर के लिए जरूरी फैट्स और हार्मोन बनाता है। अब जब प्रोटीन और फैट्स बन गए हैं तो उन्हें सही जगह पर भेजना भी तो होगा। यहाँ काम आता है गोल्जी उपकरण। ये बिल्कुल एक विशाल पैकेजिंग और शिपिंग सेंटर की तरह काम करता है। ये ईआर से कच्चा माल लेता है, उसे मॉडिफाई करता है, पैक करता है और फिर शहर के अंदर या बाहर एकदम सही पते पर डिस्पैच कर देता है। वैसे इतने बड़े शहर में कचरा और मलबा तो इकट्ठा होगा ही, है ना? तो साफ सफाई का जिम्मा किसके पास है? लाइसोसोम के पास। ये शहर का वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। इनके पास बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये सफाई कर्मचारी मृत कोशिकाओं, खराब हिस्सों और कचरे को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, जिससे शहर की सड़कें एकदम चकाचक रहती हैं। अगर हम पौधों वाले शहरों की बात करें तो उनमें कुछ खास और एडवांस्ड फीचर्स होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, जो सोलर पैनल की तरह काम करते हैं और धूप से खाना बनाते हैं। फिर है क्रोमोप्लास्ट, जो कलर फैक्ट्री है और फलों को लाल पीला रंग देते हैं। ल्यूकोप्लास्ट बड़े बिना रंग वाले गोदाम है जहां स्टार्च, तेल और प्रोटीन स्टोर होता है। और हाँ, एक बहुत बड़ी सेंट्रल वैक्यूल होती है जो पानी जमा रखती है और शहर के स्ट्रक्चर को मजबूती देती है। चलिए अब एक नए पड़ाव पर आते हैं, कोशिका का विस्तार। देखिए, कोई भी सक्सेसफुल शहर हमेशा एक ही आकार का तो रहता नहीं, वो बढ़ता है, ग्रो करता है। इस विस्तार के कुछ बहुत ही सख्त नियम हैं, जिन्हें सेल थ्योरी कहा जाता है। इसे 3 वैज्ञानिकों श्लीडन, श्वान और विर्चो ने मिलकर ड्राफ्ट किया था। इसके 3 उसूल हैं। पहला, हर जीवित चीज इसी शहर का हिस्सा है। दूसरा, ये शहर ही जिंदगी की बेसिक यूनिट है। और तीसरा, सबसे जरूरी नियम, कोई भी नया शहर अचानक से हवा में नहीं बन सकता। उसे हमेशा पहले से मौजूद किसी सेल से ही सावधानीपूर्वक पैदा होना होगा। अब इस विभाजन यानी बंटवारे के 2 मुख्य तरीके होते हैं। पहला है समसूत्री विभाजन या माइटोसिस, जो सेल की रेगुलर ग्रोथ, मेंटेनेंस और टूट-फूट ठीक करने के लिए होता है। इसमें एक सेल से बिल्कुल एक जैसी 2 नई सेल बनती हैं। दूसरा तरीका है अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस। ये थोड़ा स्पेशल है क्योंकि ये सिर्फ रिप्रोडक्शन के वक्त काम आता है और इसमें 4 नई सेल बनती हैं जिनमें क्रोमोसोम्स की संख्या आधी रह जाती है। लेकिन जरा रुकिए, क्या हो अगर ये ग्रोथ कंट्रोल से बाहर हो जाए? तब शहर का क्या होगा? एक नॉर्मल हेल्दी सिस्टम में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नाम का एक रूल फॉलो होता है। मतलब सेल बहुत तमीज से बर्ताव करती हैं। जैसे ही वे अपने पड़ोसियों को छूती हैं, वे अपनी ग्रोथ रोक देती हैं। लेकिन कैंसर इस रूल का पूरी तरह से टूट जाना है। ये एक ऐसे खतरनाक और अनियंत्रित कंस्ट्रक्शन की तरह है जहां सेल रुकने का सिग्नल इग्नोर कर देती हैं और अंधाधुंध बढ़ती रहती हैं, जो आगे चलकर ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। इस शहर के टूर को हम प्रोग्राम्ड सेल डेथ या पीसीडी के साथ खत्म करेंगे। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यह कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये एक जेनेटिकली प्लान्ड डिमोलिशन है, एक तरह का अर्बन रिन्यूअल। बैलेंस बनाए रखने के लिए कुछ सेल का हटना जरूरी होता है। उदाहरण के लिए, जब एक भ्रूण डेवलप होता है तो हमारी उंगलियों के बीच का झिल्लीदार हिस्सा इसी प्रोसेस से साफ होता है। तभी तो हमें अलग अलग उंगलियां मिलती हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे अपने अंदर इतने कॉम्प्लिकेटेड और इतने परफेक्ट छोटे छोटे शहर हर वक्त काम कर रहे हैं। इससे ये ख्याल जरूर आता है कि इस सूक्ष्म दुनिया में और ऐसे कितने चमत्कार हैं जो अभी तक हमारी नज़रों से छिपे हैं। आगे और क्या नया डिस्कवर होना बाकी है? इसी सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं रोकते हैं। हमारे साथ इस अद्भुत सफर पर बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।